नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन राजू मास्टर शनिवार सुबह 11 बजे आपकी खिदमत में पेश हूँ। दोस्तों, आज तीसरा एपिसोड है विद द एक्सपर्ट। वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू अशोक भाई एंड अरविंद भाई, प्लीज वेलकम। आगे के दो एपिसोड के अंदर मैंने क्या बात करी, थोड़ा आपको जेस्ट दे देता हूँ। सबसे पहले, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी कोरोना चल रहा है, मेरी फैमिली में ही एजेंट है, मेरे पास बहुत सारी पॉलिसी है, वो पहले एपिसोड के अंदर हमने क्लियर किया और बहुत लोगों ने सहारा। दूसरे एपिसोड के अंदर LIC मुझे कम इंटरेस्ट दे रही है, मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा, मैं म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान दोनों साथ में ले लूँ तो क्या, और ये बंदा जो काम करता है वो अपने कमीशन के लिए काम कर रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दोनों एक्सपर्ट ने दिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर द एक्सपर्ट्स। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक इम्पोर्टेंट बात है, और वो भी बात अशोक भाई पटेल से पूछना चाहूंगा। अशोक भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि LIC में हमेशा टर्म बहुत ज्यादा होती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। व्हाट वी सपोज टू डू? राजू भाई, सही सवाल किया आपने। हम जब भी फील्ड में जाते हैं तो ये सवाल लोगों को आता है और ये सोच भी होती है कि LIC पॉलिसी बहुत लॉन्ग टर्म होती है, जबकि हमको 2 या 5 साल की पॉलिसी चाहिए। लोगों का सवाल आता है, लेकिन उसमें मैं लोगों को बताता हूँ कि आपका अगर मान लो LIC के साथ प्लानिंग करते हो या पॉलिसी लेते हो तो क्या होता है कि जनरली 3 या 4 प्रकार के प्लानिंग के लिए LIC में लोग जुड़ते हैं। चाइल्ड एजुकेशन के लिए फ़ंड चाहिए, चाइल्ड मैरिज के लिए फ़ंड चाहिए, या तो फिर अपने रिटायरमेंट के लिए फ़ंड चाहिए, और एक होता है रिस्क कवर के लिए। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके यहाँ बच्चा है या 1 साल 2 साल का, तो आप उसकी शादी कब करेंगे? 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में? जनरली 21 के बाद ही करेंगे। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक अगर और तरीका देखा जाए तो मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट या तो पैसे बचत करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, बैंक है, पोस्ट है, या तो वहाँ पे 5 या 10 साल से ज़्यादा पॉलिसी प्लानिंग नहीं है वहाँ पे। तो अगर आपको अपने बच्चे के शादी के लिए पैसे की अरेंजमेंट करनी है तो आपको LIC के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। तो आप 20-21 साल 25 साल में प्लान कर सकते हो। लेकिन लोग क्या होता है, लोगों को सोच होती है लोगों की, लेकिन पूरा प्लानिंग कोई कुछ वजह से नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे जैसे एक्सपर्ट या तो हम लोगों को समझाते हैं, सोच बदलती है तो लोग प्लानिंग करते हैं। तो LIC ने भी सोचा है कि भाई LIC लॉन्ग टर्म रखो। एक तो मैंने जो बताया, शादी के लिए प्लानिंग करते हैं। दूसरा होता है जनरली रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना होता है LIC के साथ। क्योंकि क्या होता है कि लॉन्ग टर्म आप किसके भरोसा करेंगे? जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आई गई, आपका पैसा डूब जाता है, और इतने सारे लोग प्लानिंग करते हैं तो पैसा डूब जाता है। जबकि एक LIC ऐसी है कि आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भरोसा कर सकते हो। अगर मान लो कि आज एक 20-25 साल का लड़का प्लानिंग करता है तो हमारे पास ऐसे भी प्लान है कि उसको पैसा देना है सिर्फ 15 या 20 साल, लेकिन उसके बाद हमारी कंपनी उसको लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री, जैसे आगे एपिसोड में राजू भाई ने बताया था, जिंदगी भर पैसा मिलता रहेगा। तो ऐसा भी प्लानिंग है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम या तो रिटायरमेंट के बाद प्लानिंग चाहिए तो LIC करना ही चाहिए, और ज़रूरी तभी है क्योंकि जनरली क्या होता है कि 18 या 20 साल में आदमी कमाना शुरू करता है और 50, 55 या 60 तक कमाता है, तो तब तो उनकी इनकम आती रहती है, लेकिन उसके बाद इनकम बंद हो जाती है, तो तब पैसे की ज़रूरत है उसको। तो LIC ने सोचा ये प्लानिंग के लिए LIC करना है। और मेरी सोच ऐसी है कि LIC इज़ अ ओनली इंस्ट्रूमेंट। आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, चाइल्ड मैरिज के लिए फंड का प्लानिंग, रिस्क कवर प्लानिंग LIC के वजह से कर सकते हो। ज़रूरत है आपका प्लानिंग की, LIC इज़ ओनली इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, दूसरी भी एक सोच है। मैं जब भी जाता हूँ लोगों के पास तो मैं उनको एक थियरी दिखाता हूँ। वो एक बेसिक थियरी है कि जनरली हम बताते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट या तो जो भी पैसा सेविंग करना है या बीमा लेना है, लोगों जनरली कॉमन समझते हैं। तो मैं उनको एक इन्वेस्टमेंट का एक 3 डिवाइड करके बताता हूँ। तो 3 ऐसा है कि पहला आता है रिस्क में इन्वेस्टमेंट, दूसरा आता है फिक्स में इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आता है FCG। अभी जो पहले रिस्क वाला है, रिस्क के लिए क्या क्या है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट? तो शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, पर्सनली फाइनेंस है। आप लोग भी अगर आप सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं वो भी अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि अब आप यहाँ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते, ऐसा करते ही होंगे। क्योंकि कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि मैं प्रॉपर्टी बना लूँ और वो भाड़े पे दे दूंगा तो मेरी इनकम आती रहेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे पर्सनली किसी को ब्याज पे पैसा दे दूँ, 2 टका 5 टका 10 टका मिलेगा। तो ये सारे जो है वो रिस्क में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि आपको 12 से 15% रिटर्न आता है, लेकिन यहाँ पे आपकी कैपिटल यानी आपकी जो मूडी है उसकी भी गारंटी नहीं है, वो भी माइनस हो सकती है।
जैसे देखो अभी ये जो कोरोना का माहौल है तो आगे प्रॉपर्टी जिसने बसाई है और बेचने जाए तो एक तो मार्केट में डिमांड नहीं है, और अगर बेचने जाओ तो उसका दाम भी इतना नहीं आता है। ये होता है। शेयर मार्केट तो पता है कि वहाँ पे तो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड होता है। प्रॉपर्टी है, पर्सनल फाइनेंस है। पर्सनल फाइनेंस में भी हुआ था जब भी वो हुआ था, जीएसटी आया और नोटबंदी हुई, तो लोगों को पता है कि भाई जिसने भी पैसा दिया था उसका आधा पैसा आया, आधा नहीं आया, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे। तो मैंने जो डिवाइड किया हुआ है 3 प्रकार के, उसमें एक रिस्क आया, दूसरा आता है फिक्स में बैंक, पोस्ट, पीपीएफ, कंपनी एफडी और बैंक की एफडी, ये सारी जो है उसमें आपको पता है कि मुझे कितना मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो भी आता है वो आज के हिसाब से 5-6% से ज़्यादा में है ही नहीं, और वो भी गारंटेड नहीं है। वो भी आरबीआई डिक्लेयर करती है, या तो डे बाई डे उसका भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है वहाँ पे। और दूसरा कि वहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो टैक्सेबल है। तो अगर मान लो आपको 5-6% रिटर्न भी आता है तो 6% में अगर 20% का स्लैब भी गिना जाए तो 6 में 6 का 20% यानी 1.2 तो आपका टैक्स लग जाएगा, तो आपको 4.2 रिटर्न आ गया। तो लोग सोचते हैं कि मुझे रिटर्न वहाँ पे मिलता है, लेकिन तीसरा हमारा जो एफसीजी है उसका फुल फॉर्म है फ्यूचर कैपिटल गारंटी। अब एक बात बताओ मुझे, मैं एक आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने एक 10 लाख का बीमा ले लिया तो हमारी कंपनी ने भारत सरकार के वजह से की तरफ से 10 लाख रुपए की आपको गारंटी दे दी। अभी आपको उसका फिक्स करना है कि मुझे कितने साल उसका पेमेंट करना है या प्रीमियम भरना है। तो आप जब तक प्रीमियम भरेंगे, अगर आपके नहीं रहने पर आपके परिवार को 10 लाख मिलेंगे, या तो जब आपकी मुदत पूरी होगी तो आपको 10 लाख वापस देने की गारंटी है। उसके अलावा एलआईसी क्या है ये लोगों को पता नहीं है। एलआईसी आपका पैसे के ऊपर वहाँ इन्वेस्ट करती है, और जो भी मुनाफा होता है वो सरकार को 5% देती है, बाकी का जो भी है मैनेजमेंट एक्सपेंस काट के वो बाकी का कस्टमर को ही देती है। तो जो भी बोनस आएगा वो बोनस के रूप में देती है वापस। जो बोनस आएगा वो 10 लाख प्लस बोनस वो आपको मुदत बाद मिलेगा तब आपको वापस मिलता है। तो एफसीजी एक गारंटी वाली चीज़ है। तो एलआईसी ऐसी चीज़ है कि भाई वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म लो तो आपको मुनाफा ज़्यादा रहता है। Great. It was wonderful explanation by अशोक भाई। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और मुझे ऐसा गारंटी लगता है कि ये जो एपिसोड है बेस्ट ऑफ द बेस्ट एपिसोड होगा, क्योंकि ये रियल एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बताया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी भी मैं 2 दिन पहले एक बंदे से मिलने गया वलसाड़ में, वो बंदा बोल रहा है मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। कल एक बंदे से बात किया, बहुत बड़ा बंदा था, बोलता है कम से कम मेरे पास 6 फ्लैट है, 4 दुकान है, 5 गोडाउन है। अभी राजू मास्टर, अभी मुझे क्या करने की जरूरत है? दोस्तों, हमेशा लोग कंपेयर करते हैं एलआईसी विद प्रॉपर्टी। तो लेट अस आस्क, अरविंद भाई को पूछते हैं कि अरविंद भाई, प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या एलआईसी अच्छी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी जगह ये क्वेश्चन सुनने में आता है, जिसका काफ़ी जगह अच्छी तरह से जवाब भी दे पाते हैं। कई लोग प्रॉपर्टी में मानते हैं, वो अभी भी मानते नहीं है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एलआईसी है, प्रॉपर्टी है। आज की डेट में अगर देखा जाए, प्रॉपर्टी इंडिया में 2030 तक का सैचुरेशन आ गया है। आज मुंबई देखो या जो भी बड़े बड़े सिटीज़ है, सूरत है, बेंगलोर है, कोलकाता है, मुंबई है, नासिक है, पुणे है, वहाँ पर इतने सारे फ्लैट्स खाली है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आज ना कोई लेने वाला है, इवन रेंट से भी नहीं जाते हैं। जिन्होंने रेंट पे दिया हुआ है उनके भी 50% से भी ज़्यादा उनके फ्लैट्स खाली हो चुके हैं। जो बोलते हैं मैं अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दे दूँ तो मेरा फ्यूचर अच्छा ज़रा चल जाएगा, लेकिन आज भी कोशिश नहीं, 50% या तो रेंट करना पड़ा या तो 50% लोग खाली करके चले गए हैं। ये सारी कहानी आज के डेट में भी है। मेरे काफ़ी मित्र हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है और आज वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि पेंडेमिक में काफ़ी उनका बिजनेस को असर हुई है, तो चाहते हैं कि मैं प्रॉपर्टी बेच दूँ और थोड़ा हाथ ढीला हो जाए तो मैं काफ़ी सारा उसको यूज़ कर सकता हूँ, पैसे को यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास काफ़ी प्रॉपर्टी है। ऐसी बात करके वो लोग प्रॉपर्टी बेचने निकला है, लेकिन आज 2020 से लेकर के आज तक उनका प्रॉपर्टी बिका नहीं है। उसकी वजह है, एक, जिस भाव में उन्होंने प्रॉपर्टी लिया हुआ है या तो उसको भाव नहीं मिल रहा है, दूसरा कोई ग्राहक ही नहीं है, वो बेचेगा कहाँ से। वो लिटरली उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बोले प्रॉपर्टी हमने लेके अभी पछता रहे, शायद हम प्रॉपर्टी नहीं लेते तो अच्छा था।
उसके सामने इसी पेंडेमिक में जिन लोगों का पैसा LIC में था या तो जिन लोगों ने पॉलिसी LIC में लेकर रखी थी, उन लोगों को इमरजेंसी फंड के तौर पे LIC ने काफ़ी हेल्प की हुई है। आज उनका फैमिली, अगर ऐसा कहा जाए तो आज उनका फैमिली इसी पैसे से रन हो रहा है। प्रॉपर्टी सभी जगह सही नहीं होती है। एक एग्जांपल है, बहुत लाइव एग्जांपल है, आपने 4 या 5 साल पहले पेपर में आया था और ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। रूपाली पवार नाम की लड़की थी सोलापुर में, जिसको 12th के बाद साइंस मतलब BSc को एग्जाम BSc में एडमिशन लेना था। उसको लाख रुपए की ज़रूरत थी। उसके पिताजी फार्मर थे। उसके पिताजी की भी इच्छा थी कि मेरे लड़के को मुझे पढ़ाना है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, कहीं से पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी खेती बेचने के लिए निकाला। लेकिन देखिए, अनफॉर्चुनेटली उनका वो खेती भी नहीं बिक पाया। ही कैन नॉट सेल हिज फार्म, इतना सारा करने के बावजूद। जब उसके बेटी को पता चला कि भाई मेरे पिताजी पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे और वो इतनी डिस्परेट थी एजुकेशन के लिए, तो ही कमिट सुसाइड और वो बेचारे मर गए। पिताजी का, उसके पापा का या तो जो भाई का इतना सारा बड़ा सपना था कि मेरी बेटी को काफ़ी पढ़ाऊँ, लेकिन प्रॉपर्टी के दम पे आदमी कुछ नहीं कर पाया। मेरा खाली मैसेज एक है, आप सिर्फ प्रॉपर्टी के नहीं, दोनों चीज़ें अलग अलग है। हम किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। आज की डेट में प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है वो काफ़ी नीचे आ गया। अगर आप पूरा खर्चा निकालेंगे तो आपको 2 या 3% से ज़्यादा उसके अंदर आपको रिटर्न है ही नहीं। आप खर्चा निकाल के देख सकते हैं। या तो कभी भी हमारे जो इंटरव्यूअर राजू भाई है, आप कभी भी कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं भाई इनका किस तरह से हिसाब किताब है, 2 या 3% ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं है। वेयरएज LIC में रिटर्न की बात छोड़िए, आपका प्रोटेक्शन इतना सारा है कि आपके पीछे भी आपकी फैमिली कभी भी रोड पे नहीं आ सकती, कभी भी उनको परेशानी फाइनेंशियली तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये मेरा कहना। ग्रेट अरविंद भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो लोग अभी 30-40 के साल के अंदर है और वो सोचते हैं कि मैं प्रॉपर्टी रख के जाऊंगा, मेरे बच्चे जब बड़े होंगे, जब उनकी शादी हो जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्रॉपर्टी बेच दूंगा बहुत सारे। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप प्रॉपर्टी बेच के बताओ, आपके लड़के बेचने देते हैं क्या? आपकी जब उम्र होगी 60-70 साल, वो बेचने नहीं देंगे, मैं गारंटी देता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो लोगों ने बेचना बोला फैमिली के अंदर, बेटे और बहू को, कि मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। बच्चे बोलते हैं पापा आपको कितने पैसे की जरूरत है, थोड़े बहुत पैसे तो हम भी दे देंगे, ये प्रॉपर्टी बेचने की नहीं। तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो बेच के बताओ, मैं आपके पास जवाब मांगूंगा। राइट, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं अरविंद भाई को वंस अगेन पूछना चाहूंगा। अरविंद भाई, हमको तो ऐसा ही लगता है कि पैसे तो मरने के बाद ही मिलेंगे, तो मुझे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पता नहीं आपका जो सवाल है कहाँ तक सही है, क्योंकि कुछ मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। पहली बात तो यह, आपने टैगलाइन बताया था, LIC का टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। टैगलाइन का पहला वर्ड ही है जिंदगी के साथ भी, तो मरने की बात कहाँ आती है? पहला सवाल तो है। दूसरा, मैं आपसे यही सवाल करता हूँ कि आप कितना कमाते हो महीने का? 50,000। 50,000। चलो से आप 50,000 रुपीज़ मंथली कमाते हैं, तो मुझे एक बताइए, 50,000 कमाते हैं, उसमें से आप अपने घर पे कितना पैसा देते हैं? 80-90% उसमें ही जाता है। 80 to 90% आप घर में देते हैं, तो आप अपने ऊपर खाली 10% खर्चा करते हैं। एग्जैक्टली। जब आप अपने फैमिली के लिए 80 to 90% पैसा अपने कमाई से देते हो और खुद 10% ऊपर खर्चा करते हो, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भी जो मैं इंश्योरेंस लेता हूँ वो मरने के बाद आता है, तो मुझे उसकी क्या ज़रूरत है? बेसिकली आप जो कमाते हो फैमिली के करते हो, उसी तरह से आपका जो भी इंश्योरेंस है दैट इज़ अ प्रोटेक्शन टू योर फैमिली। आप अपने फैमिली से जितना प्यार करते हो उतना बड़ा इंश्योरेंस आप उनके लिए करोगे। एग्जैक्टली। क्योंकि आप कल नहीं हो तो आप भी चाहते होंगे कि मेरा फैमिली को परेशानी ना हो, एटलीस्ट फाइनेंशियली परेशानी ना हो। रिप्लेसमेंट आदमी का नहीं है, लेकिन इनकम का रिप्लेसमेंट तो जरूर है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई मरने के बाद पैसा मिलता है उसका क्या काम है। Isn't it? Right. Am I right or not? एग्री। राजू भाई, मैं इसमें भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। LIC का पॉलिसी या LIC का प्लानिंग इसीलिए करना चाहिए कि आपके मरने के या आपके नहीं रहने के बाद भी कुछ लोग जिंदा रहने वाले हैं
और उनको जिंदा रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है। एग्जैक्टली सही है। एग्री 100% एग्री। Yes, yes. इवन हम लोग ने ऐसे जो पशु पक्षी भी देखे हैं जिसके भी मरने के बाद उसकी चमड़ी या उसका ऊपर की जो चीज है उससे अपनी बेहतरी के लिए वो लोग कुछ दे के जाते हैं। तो अगर जानवर अपनी फैमिली के लिए कुछ दे के जाते हैं तो हम तो खुद इंसान हैं, तो हम लोग को कुछ ना कुछ छोड़ के जाना जरूरी है। और ताली बजा सकते हो आप, वादा नहीं और हमारा तो नाम है LIC। मैं LIC का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे चेंज किया, लव इज कंपल्सरी। If you love your family, you should have more. If you love your family more, you should have more insurance. If you love your family less, you should have less insurance. But ये मैंने ऐसे कभी देखा नहीं। फैमिली के अंदर जितना ज़्यादा लव इतना ज़्यादा इंश्योरेंस होना जरूरी है। और अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे जिंदा रहने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल, जो सर ने मुझे सवाल पूछा कि आप कितने पैसे अपनी फैमिली के पीछे खर्चा करते हो, मैं 90% खर्चा करता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं 90% खर्चा करता हूं तो मेरे जाने के बाद वो 90% खर्चा कौन देगा? अगर घर में से एक बंदा, एक पिता अगर गुजरता है ना, तो एक पिता नहीं गुजर जाता, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो सर ने बताया। बट अगर एक पिता गुजर जाता है तो सबसे पहले एक पिता गुजर जाता है, दूसरा किसी का पति गुजर जाता है, और तीसरा है ATM मशीन फॉर द फैमिली। आपने कभी भी देखा कि बाप को कितनी भी तकलीफ होगी, बच्चे ने कभी भी पैसे मांगे, बाप ने कभी ना नहीं बोला होगा। तो दोस्तों ये ATM मशीन अगर आपकी बंद हो गई तो ATM मशीन के लिए आपके पास और एक मशीन है जो लव इज कंपल्सरी LIC के लिए है, और वो LIC आपके जो पैसे भरे हैं आपकी हाजिरी में भी और आपकी गैर हाजिरी में भी बेनिफिट देगा। इट वॉज रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। और एक लास्ट क्वेश्चन है अशोक भाई के लिए। अशोक भाई, मेरे पास जो लोग आते हैं वो मोस्टली 3 चीज के लिए मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे किसके लिए इन्वेस्टमेंट सबसे पहले करना चाहिए या तो क्या करना चाहिए। तो 3 चीजें, सबसे पहला है बच्चे का एजुकेशन, दूसरा है बच्चे का मैरिज, और तीसरा है खुद का रिटायरमेंट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट आई एम आस्किंग अशोक भाई टू गिव इन अ प्रॉपर वे। थैंक यू अशोक भाई। राजू भाई सही है। हम लोग जब भी लोगों को कुछ प्लानिंग की बात करते हैं तो लोग यही बातें करते हैं कि मुझे कौन सा करना चाहिए, रिटायरमेंट का प्लानिंग करना चाहिए, एजुकेशन का प्लानिंग करना चाहिए या मैरिज का प्लानिंग करना चाहिए। तो क्या होता है कि मैंने देखा हुआ है कि जब भी 21 साल का एक्सपीरियंस ऐसा बोल रहा है कि जब भी लोग कंफ्यूज होता है तो कुछ नहीं करते हैं। तो कुछ नहीं करना ही बहुत बड़ी बात है कि वो कुछ नहीं करते हैं लोग। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास LIC में ऐसा प्लानिंग है कि अगर आप चाहो तो हमारा एजेंट या तो एक कॉम्बिनेशन करके आपको एक ही पॉलिसी में या तो एक ही प्लानिंग में पूरा आपका जो रिटायरमेंट है, चाहे एजुकेशन के लिए फ़ंड है या मैरिज के लिए फ़ंड है, वो सारा एक में आप प्लानिंग कर सकते हो। इसीलिए हम लोग जैसे हमारे एक्सपर्ट है या तो कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं और कैसे क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए। तो हमारे पास एक प्लानिंग ऐसा भी है कि जैसे मान लो किसी के यहाँ अगर मान लो बच्चा हुआ, आज उनका जन्म हुआ, तो जनरली 15 साल के बाद 16वें साल में उसको एक SSC या 12 में होता है वो, या 12 पास करते हैं। तो 12वीं पास करने के बाद ही हाई एजुकेशन के लिए उसको फंड चाहिए। तो हमारे पास एक LIC की पॉलिसी ऐसी भी है कि 16वें साल में फंड मिलता है। 21 साल ये ऐसी उम्र है कि जब उसकी शादी की उम्र होती है, तो तब भी एक ऐसा प्लानिंग है कि 21 साल में भी पैसा मिलता है। और जनरली आपके यहाँ बच्चा होता है तो आपको 30-35 साल की उम्र होती है और 25 साल में रिटायर होते हैं आप, तो हो सकता है कि 25 साल बाद भी आपको पैसा मिले। तो हमारे पास ऐसा भी प्लानिंग है कि एक ही पॉलिसी में आपको हर साल हर उम्र में पैसा मिले, या तो फिर ऐसा भी प्लानिंग है कि भाई कुछ साल पैसा भरो फिर जिंदगी भर पैसा मिलता रहे। आप चाहो तो अभी कभी भी अपना फंड निकाल सकते हो। तो बहुत सारे प्लानिंग होते हैं। सवाल होता है कि आपकी प्रायोरिटी कौन सी है। जनरली क्या होता है कि चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज अगर एक बार प्लानिंग नहीं भी किया तो आपको वो पैसे के लिए या वो फंड के लिए लोन मिल जाएगी या कहीं से भी पैसा अरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन मुझे बताओ कि आज तक कोई बैंक या किसी ने भी अपने रिटायरमेंट के लिए लोन दिया सही किसी को? नहीं, तो लोन है ही नहीं, क्योंकि वो पहले देखेगी कि आपकी रीपे कैपेसिटी कहाँ से, आप तो रिटायर हो गए, पैसे कहाँ से भरेंगे। जबकि चाइल्ड का अगर एजुकेशन है, मैरिज है, लोन लेने जाओ तो पता है कि भाई ये अभी लड़की की शादी हो रही है तो वो कमाई का पैसा भरेगा। तो रिटायरमेंट के लिए तो लोन मिलती ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मैं इंडिविजुअल प्लानिंग ऐसा करता हूँ तो लोगों को यही बताता हूँ, सबसे पहला प्लानिंग रिटायरमेंट का होना जरूरी है। और लॉन्ग टाइम प्लानिंग करो रिटायरमेंट, क्योंकि इंडिया में एक सर्वे है कि अगर 100 आदमी का सर्वे किया जाए
तो हार्डली 1 से 4% लोग ऐसे हैं कि जो रिटायरमेंट अच्छी तरह जी सकते हैं। बाकी के सब लोग कुछ काम करते हैं, कुछ किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या कुछ चैरिटी में जीते हैं। हमारे पास तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, AK हंगल, जिन्होंने करीबन 300 से 400 पिक्चर में काम किया था। और जब उसकी इनकम आ रही थी तो उसने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया, तो लास्ट करीबन 25-30 साल उसकी दवाई भी चैरिटी में से आई और लास्ट में उसको चैरिटी पे जीना पड़ा उसको। तो मेरे हिसाब से तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ द बेस्ट, वो पहले करना चाहिए, क्योंकि अभी जो सरकारी नौकरी है उसमें भी पेंशन नहीं है। जबकि पहले जो 2004 से पहले जो जिन लोगों ने सरकारी नौकरी ली है उनको पेंशन मिलने वाला है, लेकिन बाकी को पेंशन मिलने वाला नहीं है। तो एक पिक्चर का एक जो AK हंगल करके एक एक्टर है, जिन्होंने करीबन 300 से 400 फिल्म में काम किया था। अब जब उसकी इनकम आ रही थी तब उसने कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं किया कि उसकी पिछली लाइफ में उसको भी पैसा मिले। तो आप न्यूज़ में देख सकते हो या सोशल मीडिया में भी आप उसका सर्च करो तो मिल जाएगा। लास्ट करीबन 25-30 साल वो टोटली चैरिटी पे जिया। इवन उसकी जो दवाई का खर्चा था वो भी फिल्म इंडस्ट्रीज का जो एक फंड बना, चैरिटी बनाया हुआ, उसमें से उनको जो पैसा लेना पड़ा। तो मेरे हिसाब से किसी को भी रिटायरमेंट प्लानिंग करना ही चाहिए, क्योंकि आज जिसकी सरकारी नौकरी है उसको भी पेंशन मिलने वाला नहीं है। 2004 से पहले जिसका नौकरी था उसको पेंशन मिलने वाला है, लेकिन उसके बाद तो किसी को पेंशन मिलने वाला नहीं है। तो राजू भाई, आपका सवाल सही था। तो एक लोगों की सोच बने, तो मैंने एक आइडिया दिया और एक एग्जाम्पल भी दिया। नहीं राजू भाई, इनका बात बिल्कुल सही है। देखिए, आज ही बिल्कुल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात है, विजयपत सिंघानिया, रेमंड के मालिक, 5000 करोड़ के स्वामी थे, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने प्लानिंग नहीं करने की वजह से आज उनको 2 BHK में रहना पड़ रहा है और बच्चों से पैसे मांगने के लिए ही हैज़ टू गो टू द कोर्ट, कोर्ट से सपोर्ट मांग रहा है। इससे विडम्बना और बड़ी क्या हो सकती है अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया तो आपने देखा कि एजुकेशन, मैरिज या रिटायरमेंट में मेरी भी एक बात बोलता हूँ। मैं सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव के अंदर गया था। वहाँ पे ये फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करने के बाद एक फैमिली मेरे पास आया और फादर मदर दोनों आके पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि सर हम लोग ऐसी दुआ कर रहे हैं कि हमारा बच्चा 12th में फेल हो जाए। मैंने बोला, आई वॉज कन्फ्यूज। मैंने बोला ये क्या बता रहे हो आप, मैंने अभी तक ऐसा कभी देखा नहीं, कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा बोल रहे हैं फेल हो जाए। मैंने बोला कि कितने बच्चे हैं आपके? बोला 2 बच्चे, दोनों बहुत होशियार, एक 11th में एक 12th में, और हम लोग चाहते हैं कि वो फेल हो जाए। क्यों फेल हो जाए पता है आपको? क्योंकि उन लोग को पता था। वो बोल रहे, मैंने पूछा कि भाई क्यों फेल हो जाए, क्यों आपको ऐसा क्यों बद्दुआ मांग रहे हो? उसने बोला अगर पास हो जाएंगे ना तो दोनों को डॉक्टरी करनी है और मेरे पास पैसा नहीं है। अभी आप बोलो कि जो लड़का 12वीं में आया तो उसकी उम्र करीब 17-18 साल हो गई, तो 17 साल पहले उसको पता था कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं तो पढ़ने वाला है। अभी 17 साल के बाद में उसको पता चला कि मेरे लड़के को डॉक्टरी करनी है, तो उसके पास पैसे इसीलिए नहीं है क्योंकि पहले साल से कुछ किया नहीं। दूसरी बात, अगर उसने कुछ किया नहीं तो उसका रिटायरमेंट तो क्वेश्चन मार्क है ही, बच्चे का लाइफ बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं 2 हाथ जोड़ के आपको बता रहा हूँ कि ये जो एक्सपर्ट लोगों ने आपको जो बातें बताई बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये बातें अगर आपको अच्छी लगी है तो आप श्योर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है तो वो हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं। मुझे फ़ोन करो, इट इज़ वेल एंड गुड, बट आप कमेंट बॉक्स में भी अंदर लिखेंगे तो भी मैं आपके जवाब दूंगा। ऐसे ही वंस अगेन ये जो एक्सपर्ट की जो बात है, तो मैं अरविंद भाई, अशोक भाई दोनों का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा उसने टाइम दिया अपने लिए। अभी आप सोचो कि 3 एपिसोड के लिए उन्होंने टाइम दिया, अपनी स्पेशल एक्सपर्टीज हमको दिखाई। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अरविंद भाई, अशोक भाई बहुत सारी ट्रेनिंग ले रही है और बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हैं। 2600 प्लस फैमिली के होने के बाद अपनी फैमिली और अपनी ऑफिस और अपने स्टाफ को संभालते हुए भी यहाँ पे टाइम निकाला, तो बहुत दिलो जान से मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे एक्सपर्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजिए, जितने ज्यादा लोग को आप पहुंचा सको पहुंचाइए। ये प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कि हमको बहुत सारा बिजनेस चाहिए, ये प्रोग्राम का कारण ये है कि मैक्सिमम लोगों को हम सच्ची बातें बताएं। तो हम लोग यहाँ पे आपको कोई बेचने के लिए नहीं आए, पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए।
आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फैमिली। तो ये थर्ड सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच राजू मास्टर के लिए, आपने ये कंटिन्यूअस आप हमको सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।